बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अली मुअल्लिमनी या अली मुअल्लिमनी या अली मुअल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मिराज कोर्स के हमारे 7 असबाक हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह 8वां सबक पढ़ेंगे। तकरीबन जो अहम असबाक थे हमारे और इस कोर्स का जो खुलासा था वो तकरीबन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आगे के जो असबाक है, पुराने असबाक, उनकी प्रैक्टिस ही है। ठीक है। तो लास्ट 2 सबकों में हमने तस्हीह के बारे में पढ़ा। तस्हीह के कुल 7 उसूल हमने पढ़े थे। अगर एक फरीक, एक ग्रुप में कसर आता है, फ्रैक्शन आता है, तो तस्हीह के इसमें अव्वल के 3 उसूल वहाँ पे हमने अप्लाई करने होते हैं। वो 3 उसूल क्या थे कि अगर अदद रूस और सहाम के दरमियान तमासुल की निस्बत होती तो ज़र्ब देने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर तवाफुक या तदाखुल की निस्बत होती तो अदद रूस के वफ़क को असल मसला या आउल में ज़र्ब देते और फिर तमाम सहाम में ज़र्ब देना होता। अगर तबायुन की निस्बत होती तो कुल अदद रोज़ को असल मसला याउल में ज़र्ब देते और फिर तमाम सियाम में ज़र्ब देते। ये जब एक फरीक में कसर आता तो ये 3 उसूल अप्लाई करने होते हैं। अगर एक से ज़्यादा फरीकों में, दो या दो से ज़्यादा फरीकों में कसर आ जाता तो उसके लिए फिर तस्हीह किस्म सानी के 4 उसूल हम अप्लाई करते रहे। उसमें तशरीक इसमें सानी में हमें पहले 2 काम करने पड़ते थे। पहला काम अदद रूस और शाम के दरमियान निस्बत देखनी होती थी कि अगर अदद रूस और शाम के दरमियान तमासुल या तबायुन की निस्बत होती तो किसी काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस वही आदत जो लिखा हुआ होता था उसी को महफूज कर लेते। अगर तदाखुल या तवाफुक की निस्बत होती तो अदद रूस के वफ़क को महफूज कर लेते थे। ठीक है। फिर दूसरा काम हम करते थे कि अगर आदाद रोज़ के दरमियान निस्बत देखनी होती थी, अगर उनके दरमियान तमासुल की निस्बत होती किसी एक आदत को असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़रब देते। अगर तदाखुल की निस्बत होती तो अक्सर आदत को असल मसला और तमाम सियाम में ज़रब देते। अगर तवाफुक की निस्बत होती तो एक अदद के वफ़क को दूसरे में और फिर तीसरे के साथ निस्बत देखते। अगर तवाफुक की निस्बत होती तो वफ़क में, अगर तबायुन की निस्बत होती तो कुल में ज़रब देते। तो जो जवाब आता उसकी निस्बत चौथे अदद के साथ देखते। अगर उनमें तवाफुक की निस्बत होती तो वफ़क में ज़रब देते। अगर तबायुन की निस्बत होती तो कुल में ज़रब देते और आखिर में जो जवाब आता उसको मजरूब बना के असल मसला में और फिर तमाम से आम में ज़रब देते। और अगर तबायुन की निस्बत होती तो फिर एक अदद को दूसरे में जो जवाब आता उसको तीसरे में, फिर जो जवाब आता उसको चौथे में, और फिर आखिर में उसको मजरूब बना के असल मसला में और तमाम से आम में ज़रब देते। ये तस्हीह के उसूल जो थे वो आपको पढ़ा दिए। ये तस्हीह के जो उसूल थे ये आप लोगों को पढ़ा दिए, मिसालों के साथ समझा दिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ भी चुकी होगी। अभी दोबारा भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो अब आज इंशाल्लाह रद्द के बारे में पढ़ेंगे। आज इंशाल्लाह किसके बारे में पढ़ेंगे? रद्द के बारे में। ये आवाज़ के बारे में ज़रा कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं पेश आ रहा? जी। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था बहुत पहले शेरों में, ठीक है, कि सबसे पहले जवील फरोज को देते। जवील फरोज अगर ना होते या जवील फरोज से कुछ बाकी बचता तो फिर क्या करते? असबा को देते थे। ठीक है। अगर असबा ना होता तो जवील फरोज नसबिया पे रद्द होता था। जवील फरोज नसबिया पे रद्द हो जाता था। यानी जौजैन के अलावा बाकी जो है उनको दे दिया जाता। ज़ैल फरोज नसबी को दोबारा दे दिया जाता। ठीक है। अब दोबारा कैसे देंगे, क्या तरतीब होगी, उसके उसूल आज पढ़ेंगे। रद्द का माना होता है लुटाना। रद्द का माना क्या का? रद्द करना, वापस लुटाना। तो मसले की हमने 3 किस्में पढ़ी थी, आदिला, आइला और रद्दिया।
आदिला के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मसअला और सिहाम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आइला के बारे में क्या पढ़ा था कि मसअला कम हो जाता है और सिहाम ज्यादा हो जाता है, सिहाम ज्यादा हो जाते हैं, और फिर जितने सिहाम होंगे उससे हम मसला बना लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और रद्दिया के बारे में हमने पढ़ा था कि मसअला ज्यादा हो जाता है और सिहाम कम हो जाते हैं। जी, ठीक है। रद्दिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मसअला जो है वो ज्यादा हो जाता है, सिहाम जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज रद्द के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रद्द के चार उसूल आपको नजर आ रहे होंगे। रद्द के कितने उसूल है? चार उसूल। यहाँ पे दो अल्फाज हमने समझने हैं। नंबर एक, मल्ला युरद। नंबर एक क्या है? मल्ला युरद। ये लफ्जी माना इसका क्या होता है? जिन पर रद्द नहीं होता, जिन पर रद्द नहीं होता। और वो दो अफराद है ज़ौजैन, यानी मियाँ बीवी। मियाँ बीवी को क्या कहते हैं? मल्ला युरद। बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे याद कर लो, मल्ला युरद से मुराद क्या है? मियाँ बीवी। तो हम मल्ला युरद बोलेंगे तो आपके जहन में कौन आएगा? मियाँ बीवी में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। इन पे रद्द नहीं होता, इन पे क्या होता है? रद्द नहीं होता। नंबर दो, मैं युरद। नंबर दो क्या है? मैं युरद, जिन पर रद्द होता है। मैं युरद, जिन पर रद्द होता है, और वो जौजैन के अलावा बाकी 10 जविल फरोज नसबी है। मियाँ बीवी के अलावा बाकी जो 10 अफराद है, वो उनको क्या कहते हैं? मैं युरद, जिन पे रद्द होता है। हमने पढ़ा भी वहां पे यही था कि जविल फरोज नसबी पे रद्द होता है। मियाँ बीवी जो है ये जवील फरोज सबबी है। मियाँ बीवी क्या है? ये जवील फरोज सबबी है, और बाकी 10 जो है वो जवील फरोज नसबी है। अब यहाँ पे चार उसूल बनते हैं, चार किस्में बनती है रद की। कितनी किस्में बनेंगी? नंबर एक, मल्ला युरद ना हो। नंबर एक क्या यहाँ पे है? मल्ला युरद ना हो। मल्ला युरद ना हो यानी जौजैन में से कोई ना हो, मियाँ बीवी में से कोई ना हो। अगर मियाँ बीवी में से कोई ना हो, वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स हो। वो रसा क्या हो? मुत्तहिदुल जिन्स हो, यानी एक ही जिन्स के हो। ठीक है। अब इसके लिए अलग से उसूल है। अगर वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स हो, तब इसके लिए अलग से उसूल है। ये हम पढ़ेंगे तफसील से। मल्ला युरद ना हो यानी जौजैन में से कोई ना हो, तो दो सूरतें बनती होंगी। या वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स होंगे, या वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स होंगे। इसी तरह अगर मल्ला युरद मौजूद हो, यानी जौजैन में से कोई एक हो, फिर भी दो सूरतें बनती है। वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स होंगे, या वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स होंगे। वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स होंगे, या वो रसा क्या होंगे? मुख्तलिफुल जिन्स होंगे। अब ये हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उसूल है। नंबर एक, पहले दो उसूल हम पढ़ लेते हैं। मल्ला युरद ना हो यानी जौजैन में से कोई ना हो, जौजैन में से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब वो रसा क्या है? मुत्तहिदुल जिन्स हो। मियाँ बीवी में से कोई नहीं है, वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स है। जौजैन में से कोई ना हो, वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, यानी एक ही जिन्स के हो। तो मसला आदद रूस से बनेगा। मसला किससे बनेगा? आदद रूस से बनेगा। तो पहला उसूल क्या है? वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, यानी एक ही जिन्स के हो, और जौजैन में से कोई भी ना हो। तो मसला किससे बनेगा? आदद रूस से। मसलन एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी दो बेटियां हैं। ये बेटी नंबर एक हो गई, और ये बेटी नंबर दो। ये बेटी नंबर क्या? दो। अब हमने पढ़ा था कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, दो बेटियां हो या दो से ज्यादा, तो बेटियों को क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है। बेटियों को क्या मिलता है? सुलुसान। बेटियों को क्या मिलता है? सुलुसान। अब हमने पढ़ा था कि अगर मसले में कोई एक आ जाए, अब सुलुसान आ गया, तो उसका जो मखरज होगा उससे मसला बनेगा। सुलुसान का मखरज क्या है? तीन है। सुलुसान का मखरज क्या है? तीन है। इसका ये हमने मसला बना लिया। अब ये तीन का सुलुसान हम कैसे मालूम करेंगे? दो बटा तीन को जर दे देंगे। दो बटा तीन को जर देंगे तीन के साथ, तो इसका क्या मालूम हो जाएगा? तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, दो बच जाएगा। तो ये तीन का सुलुसान क्या है? दो है। तीन का सुलुसान क्या है? दो है। अब ये एक एक बेटी को मिल गया, दो में से एक एक बेटी को मिल गया, एक दूसरी बेटी को मिल गया, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास मसाला 3 है और सिहाम 2 होगा। मसाला 3 और सिहाम क्या है? 2। तो मसाला ज्यादा हो गया और सिहाम कम हो गया। मसाला ज्यादा हो गया और सिहाम क्या हो गए? कम हो गए। तो ये क्या है? ये मसाला रद्दिया है। तो मसाला रद्दिया में हमने पहला उसूल हमने रद में पढ़ा कि मुरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो। मुरसा क्या हो? मुत्तहिदुल जिन्स हो। यहाँ पे देखिए बेटियां हैं, बेटियां एक ही जिन्स की है और जौजैन में से कोई ना हो। दूसरी शर्त, जौजैन में से कोई ना हो। दोनों शरायत पाई गई कि वरासा भी एक ही जिन्स के है और जौजैन में से कोई भी नहीं है। तो हमने पढ़ा मसाला अदद रूस से बनेगा। मसाला किस से बनेगा? अदद रूस। वरासा की तादाद कितनी है? यहाँ पे 2 है, 2 बेटियां हैं, तो हमने 2 से मसाला बना लिया। वरासा की तादाद क्या है? 2 है, तो हम 2 से क्या करके मसाला बना लिया। मतलब 3 के बजाय हमने कुल हिस्से कितने कर दिए? 2 कर दिए। 2 का एक बेटी को मिल गया, दूसरा दूसरी बेटी को मिल गया। ये पहला मसाला समझ में आ गया, पहला उसूल समझ में आ गया। पहला उसूल समझ में आ गया। जी, ठीक। दूसरा उसूल, यहाँ पे तो वरासा मुत्तहिदुल जिन्स थे। अब वरासा क्या हो? मुख्तलिफुल जिन्स हो और जौजैन में से कोई ना हो। वरासा मुख्तलिफुल जिन्स और जौजैन में से कोई ना हो तो मसला सियाम से बनेगा। मसला क्या किससे बनेगा? सियाम से। पहला उसूल जो था उसमें मसला आदद रूज से बना था। दूसरा उसूल इसमें मसला किससे बनता है? इहाम से। मसलन एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी एक बेटी मौजूद है और एक पोती मौजूद है। बेटी मौजूद है, पोती मौजूद है। बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिल ले जाएगा, एक है। और पोती को बेटी के साथ क्या मिलता है? सुदुस मिलता है। निस्फ और सुदुस। मसला किससे बनता है? 6 से बनता है। 6 का निस्फ 3 है, ये हमने दे दिया। सुदुस 1 है, ये भी हमने दे दिया। 1 और 3 कितने हो गए? 4। 1 और 3 कुल कितने हो गए? 4। मसला हमारे पास 6 है और सियाम 4 है। मसला हमारे पास 6 है और सियाम 4 है। तो मसला ज्यादा हो गया, सियाम कम हो गया। मसला ज्यादा हो गया और सियाम कम हो गए। तो ये मसला कौन सा है? रद्दिया है। ये मसला रद्दिया है। रद्द का दूसरा उसूल हमने पढ़ा। पहला उसूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? कि पहला उसूल हमने पढ़ा था वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, जौजैन में से कोई ना हो तो मसला अदद रूस से बनेगा। यहाँ पे जौजैन में से कोई भी नहीं है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन वरसा मुत्तहिदुल जिन्स नहीं है, मुख्तलिफुल जिन्स है। बेटी अलग जिन्स है, पोती अलग जिन्स है। बेटी अलग जिन्स है, पोती क्या है? अलग जिन्स है। तो यहाँ पे पहला उसूल अप्लाई नहीं होगा, मुख्तलिफुल जिन्स वाला उसूल अप्लाई होगा। मुख्तलिफुल जिन्स हो और जौजैन में से कोई ना हो तो हमने पढ़ा कि मसाला सियाम से बनेगा। सियाम कितने हैं? यहाँ पे 4 है। तो हमने मसाला किससे बना लिया? 4 से बना लिया। मसाला किससे बना लिया? 4 से बना लिया। मसाला किससे बना लिया? 4 से बना लिया। ये उसूल भी समझ में आ गया सबको? ये सर जरा सब कंफर्म कर दीजिए, उसूल समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी मुझे बताएं, ये जरा आसान भी है, ये दोनों उसूल समझ आ गई कि नहीं? एक मतलब दोबारा दोहरा लेता हूँ कि ज़ौजैन में से कोई नहीं है तो फिर 2 सूरतें बनती है। पहली सूरत ये कि वरसा मुत्तहिदुल जिन्स है, ज़ौजैन में से कोई नहीं है, तो मसला अदद रूस से बनेगा, यानी वरसा की जितनी तादाद होगी उससे मसला बना लेंगे। वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हो और ज़ौजैन में से कोई ना हो तो मसला सिहाम से बनेगा। ये 2 उसूल इंतहाई आसान है, आप सब लोगों को समझ भी आ गए होंगे। अगले जो 2 उसूल है वो थोड़े से पेचीदा है। मुश्किल नहीं है, पेचीदा है, ठीक है। उसूल नंबर 3। उसूल नंबर 3, 2 तो हमने पढ़ लिए। अब उसूल नंबर 3 जो है रज का, उसूल नंबर 3, वरासा मुत्तहिदुल जिन्स हो। वरासा क्या है? मुत्तहिदुल जिन्स है, एक ही जिन्स के है, लेकिन जौजैन में से कोई एक हो। पहले 2 उसूल जो थे वो थे कि जौजैन में से कोई नहीं है। यहाँ पे वरासा तो मुत्तहिदुल जिन्स है, एक ही जिन्स का है, लेकिन जौजैन में से कोई एक मौजूद है। पहले 2 उसूल के साथ फर्क समझ में आ गया।
वहां पे जौजैन नहीं थे, यहाँ पे जौजैन में से कोई एक मौजूद है। तो इसमें हमने पहला काम क्या करना है? पहला काम जो हमने करना होता है सब मसाइल में, इसमें तीसरे कि अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा। अहदुज़्ज़ौजैन, जौजैन में से कोई एक, जौजैन में से जो भी है, चाहे जौज है या जौजा है, अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा। इसकी वजाहत मैं कर लूं कि जौज या जौजा में से जो भी आ गया, जौज या जौजा में से जो भी आ गया, उसका जो हिस्सा बनता है, चाहे वो रुबो बनता है, निस्फ बनता है, या सुमुन बनता है, जो भी हिस्सा बनता है, जो भी फर्ज बनता है, उसके मखरज से मसला बनाएंगे। पहला काम क्या करना होता है? अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनाएंगे। जौज या जौजा में से जो भी आ गया मसले में, उसका जो हिस्सा है, उसका जो फर्ज है, उसके मखरज से मसला बनाएंगे। अब फिर आगे हमें दो तीन सूरतें पेश आएंगी, और फिर तीन सूरतें पेश आएंगी, उसके बाद कितनी सूरतें पेश आएंगी? तीन सूरतें पेश आएंगी। नंबर एक, अहदुज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद, अहदुज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा दे दिया, उसके बाद बकिया जो बाकी बच जाता है, अगर मयूरत पे, मयूरत से क्या मुराद? जिन पे रद्द होता है, अहदुज़्ज़ौजैन वो मल्ला युरद है, जिन पे रद्द होता है, यानी मयूरत पर पूरा तकसीम हो रहा हो, तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मिसाल देखें, जौज है और माँ है, जौज को निस्फ मिलेगा, औलाद नहीं है, माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल। यहाँ पे निस्फ और सुलुस आ गया, तो मसला किससे बनेगा? छः। छः का निस्फ तीन है, और छः का सुलुस दो है। दो और तीन कितने हो गए? पांच। दो और तीन कितने हो गए? पांच। मसला छः है, सिहाम पांच है, तो मसला क्या हो गया? रद्दिया हो गया। मसला क्या हो गया? रद्दिया हो गया। तो रद्द के हमने कितने उसूल पढ़े हैं? चार उसूल पढ़े हैं। पहला उसूल हमने क्या पढ़ा? कि जौजैन में से कोई ना हो और वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, तो मसाला किससे बनाया जाता है? अदद रूस से। यहाँ पे पहला उसूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अहदुज़्ज़ौजैन है। दूसरा उसूल हमने पढ़ा था कि वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स हो, जौजैन में से कोई ना हो, मसाला सियाम बनता हो, अप्लाई नहीं होगा। तीसरा उसूल हमने ये पढ़ा कि अहदुज़्ज़ौजैन हो और वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स हो। वो रसा क्या हो? मुत्तहिदुल जिन्स हो। अब देखिए, जौजा अहदुज़्ज़ौजैन में से जौज मौजूद है, जौज मौजूद है, और उसके बाद जो बाकी वो रसा है, वो भी मुत्तहिदुल जिन्स है, माँ एक ही जिन्स है। माँ क्या है? एक ही जिन्स है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहले काम क्या करना होता है? ये अहदुज़्ज़ौजैन का फर्ज क्या है? निस्फ है। अहदुज़्ज़ौजैन का फर्ज क्या है? निस्फ है। निस्फ का मखरज क्या है? दो। उससे मसला बना लिया, उससे क्या कर दिया? हमने मसला बना लिया। तो उससे मसला बना लिया। अब तीन सूरतें पेश आएंगी। पहली सूरत क्या है? कि हमने दो से जौज को उसका हिस्सा दे दिया, अहदुज़्ज़ौजैन को उसका हिस्सा दे दिया। दो का निस्फ क्या होता है? एक। दो का निस्फ क्या होता है? एक। वो हमने दे दी है शोहर को। बाकी क्या बच गया? बकिया क्या है? एक है। बकिया क्या है? एक है। अब वो एक जो है, माँ पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, मयूरत पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, वो हमने इसको दे दिया। ये उसूल दोबारा देखे, यहाँ पे ऊपर देखे, अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बना लेगा। यहाँ पे अहदुज़्ज़ौजैन क्या है? जौज है। जौज का फर्ज क्या था? निस्फ था। निस्फ का मखरज क्या है? दो है। उससे हमने मसला बना लिया। फिर तीन सूरतें पेश आएंगी। अहदुज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा दे दिया, जौज को उसका हिस्सा दे दिया, दो से वो एक है। दो का निस्फ क्या होता है? एक है, दे दिया। बकिया अगर मैं यूरत पे पूरा तकसीम हो रहा हो, तो कोई काम करने की जरूरत नहीं। बकिया क्या था? एक था। वो माँ यानी मैं यूरत पे पूरा तकसीम हो रहा है, तो हमें किसी काम करने की जरूरत ही नहीं, वो हमने दे दिया। मिसाल नंबर दो देखे, जौज है, जौज है और तीन बनात है, तीन बेटियां है। जौज को रुबो मिलेगा, जौज को क्या मिलेगा? रुबो। और बेटियों को सुलुसान मिल जाएगा। बेटियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। रुबो और सुलुस हो तो मसला किससे बनता है? बारह। बारह का रुबो तीन, और सुलुसान बारह का क्या है? आठ है। आठ और तीन ग्यारह। मसला बारह हो गया, यानी ज्यादा हो गया, और सिहाम ग्यारह हो गए, कम हो गए। तो ये मसला रद्दिया है। पहले दो उसूल अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हदुज़्ज़ौजैन मौजूद है। तो तीसरा उसूल अप्लाई होगा। तीसरा उसूल हमने क्या पढ़ा?
वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, वरसा क्या हो, एक ही जिन्स के, बेटियां एक ही जिन्स के हैं, और जौजैन में से कोई एक हो, जौज यहाँ पे मौजूद है। इसमें हमने क्या काम करना है, जौज का जो हिस्सा है, जौज का जो फर्ज है, यहाँ पे क्या है, रुबो है। जौज का फर्ज क्या है, जौज का हिस्सा रुबो। तो जौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनाना है, तो रुबो का मखरज क्या है, 4, उससे हमने मसला बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, जौज का हिस्सा दे दिया, 4 का रुबो क्या बनता है, 1, 4 का रुबो क्या बनता है, 1, वो हमने शोहर को दे दिया। ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही, जरा मुझे बता दें, स्क्रीन नजर आ रही कि नहीं? जी, ये किसी ने मैसेज किया है यहाँ पे ग्रुप में, इधर ही, कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही। चले, तो ये रोबो, 4 का रोबो हमने शोहर को दे दिया, बाकी कितना बचा, बकिया क्या है, 3 है। बकिया क्या है, 3 है। अब बकिया जो है, 3 जो है, मयूरत पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, मयूरत कितने हैं, 3 है, तो बकिया जो है मयूरत पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। ठीक है, 3 जो है, मयूरत 3 है, उसमें पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो हमें किसी काम की जरूरत ही नहीं है। ये पहला उसूल समझ में आ गया, पहली सूरत समझ आ गई आप सबको। अहदुज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद बाकी जो बचता है, अगर वो मयूरत पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो किसी काम की हमें जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बाकी दो और सूरतें बनेंगी, अगर बकिया जो है, उसकी निस्बत मयूरत के साथ जो है, वो तवाफुक की होगी या तबायुन की, वो हम अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली मिसाल में हम उसको पढ़ लेंगे। अगली मिसाल क्या है, ये क्यों छोटा नजर आ रहा है, 1 मिनट, जरा ये बड़ा हो जाए। जी, अहदुज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा, ये तो हमने पढ़ा था ना। अहदुज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद, अहदुज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद बकिया और मयूरत के दरमियान तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो, बकिया और मयूरत के दरमियान तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो, तो किसके वफक को लेना है, मयूरत के वफक को, मयूरत के वफक को, मल्ला यूरत के मखरज, मयूरत के वफक को, मयूरत के वफक को मल्ला यूरत के मखरज यानी असल मसला में ज़रब देंगे, और फिर मयूरत के वफक ही को मल्ला यूरत के सहम और माबाकी में ज़रब दे देंगे। अब मिसाल से हम समझ लेते हैं इसको। जौज है, 6 बनात है, जौज को रुबो मिल गया और बनात को सुलुसान मिल गया, और रुबो और सुलुसान वो मसला 12 से बनता है, मसला किससे बनता है, 12 से, 12 का रुबो 3, 12 का सुलुसान 8, तो ये मसला रद्दिया हो गया, मसला क्या हो गया, रद्दिया हो गया। तो पहले 2 उसूल अप्लाई नहीं होंगे, तीसरा उसूल अप्लाई होगा। तीसरे उसूल में आपने पढ़ा था कि ज़ौजैन में से कोई एक हो और वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, तो उसमें हमने पहला काम क्या करना होता है, ज़ौजैन में से अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बना लेगा। यहाँ पे अहदुज़्ज़ौजैन क्या है, जौज है, इसका फर्ज क्या है, रुबो है, रुबो का मखरज 4 है, 4 से हमने मसला बना लिया। ये मल्लायुरत का मखरज है, ये क्या है, मल्लायुरत का मखरज, ये जो 4 है ये क्या है, मल्लायुरत का मखरज भी इसको कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है, ऊपर देखो, मल्लायुरत का मखरज, असल मसला भी ये इसको कहेंगे और मल्लायुरत का मखरज भी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने काम क्या कर दिया, जौज अहद जौजैन में से एक को उसका हिस्सा दे दिया, 4 का रुबो क्या है, 1 है, हमने दे दिया, 1 हमने क्या कर दिया, ईश्वर को दे दिया। बाकी हमारे पास कितना बचता है, 3, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बाकी हमारे पास क्या था, 3। ठीक है, अब ये 3 और मयूरत के दरमियान निस्बत हमने देखी, पहला उसूल तो हमने पढ़ा था, पूरा पूरा तकसीम हो रहा हो, बकिया मयूरत पे पूरा तकसीम हो रहा हो तो जर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बकिया और मयूरत के दरमियान तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो, तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो, बकिया में और मयूरत के दरमियान
तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो, तो यहाँ पे कौन सी निस्बत है? तदाखुल की निस्बत है। तो क्या करना है? मयूरत के वफक को, मयूरत का वफक क्या है? दो है, ऊपर उसको मजरूब बना लिया, ऊपर उसको क्या कर दिया? मजरूब बना लिया। मयूरत के वफक को मल्ला युरत के मखरज यानी असल मसला में जर देंगे। मल्ला युरत का मखरज क्या है? चार है, ये असल मसला भी उसमें जर दिया। दो को चार के साथ जर दिया, क्या बन गया? आठ। दो चुके आठ, दो चुके आठ। और फिर तमाम, फिर उसके बाद क्या किया? और फिर मयूरत के वफक ही को मल्लायुरत के सहाम में, मल्लायुरत का सहाम क्या है? ये है, एक मल्लायुरत का सहाम है, उसमें जर दिया, दो ही कम दो। और फिर माँ बाकी में जर देंगे। माँ बाकिया क्या था? तीन था, इसमें भी जर दिया, दो तिया छः, दो तिया छः। ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको? जरा मुझे बता दें। जी ठीक। यहाँ पे तो तवाफुक या तदाखुल की निस्बत थी, ठीक है। तवाफुक में हमने वफक लिया, लेकिन तबायुन में हम वफक नहीं लेंगे। जितनी यानी जितना अदद होगा उसी को जर देंगे, जिस तरह हमने तस्वीर में पढ़ा था। जिस तरह हमने क्या किया था? तस्वीर में पढ़ा था, देखिए। जी, अहदुज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद बकिया और मयूरत के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, तो मयूरत के रूऊस को, मयूरत के जो रूऊस है, मल्लायुरत के मखरज यानी असल मसला में जर देंगे। और फिर कुल मयूरत को मल्लायुरत के सहम में और माबकी में जर देंगे। जैसे जौज है और पांच बेटियां हैं, जौज को रुबो और बेटियों को सुलुसान। मसला 12 से बन गया। मसला किससे बना? 12 से। 12 का रुबो तीन और सुलुसान आठ, ये तो हमने कर लिया। मसला रद्दिया है, तो हमने क्या करना है? पहला काम कि अहदुज़ौजैन का मखरज क्या है? अहदुज़ौजैन का फर्ज क्या है? रुबो। रुबो का मखरज चार है, तो उससे हमने मसला बना लिया। अहदुज़ौजैन को उनका हिस्सा दे दिया। चार का रुबो क्या बनता है? एक, हमने दे दिया। बाकी कितना बचा? तीन, यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। माँ बाकी यहाँ पे लिखा। बकिया और मयूरत के दरमियान, बकिया और मयूरत के दरमियान तबायुन की निस्बत है। तो हमने क्या किया? मयूरत को, मयूरत की रूस को, पांच है ना, उसको हमने क्या कि मल्लायुरत के मखरज यानी असल मसला में जर दे दिया, चार में जर दिया। पांच चुके बीस, पांच चुके बीस। और फिर मयूरत को हमने मल्लायुरत के साम में जर दिया, पांच को एक के साथ जर दे दिया। और फिर माँ बाकी में जर दिया, पांच दिया पंद्रह, पांच दिया पंद्रह। समझ में आ गया ये भी? अब हाँ, पंद्रह को पांच पे तकसीम करेंगे, हर बेटी के हिस्से में क्या आएगा? तीन आएगा। हर बेटी के हिस्से में कितना आएगा? तीन आएगा। ये तो तीसरे उसूल की तीन सूरतें बनी। मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ। तीसरा उसूल क्या है? कि अहदुज़ौजैन हो और मयूरत, अहदुज़ौजैन हो और वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो। तो हमने क्या करना है कि अहदुज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनाना है। अहदुज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनाना है। फिर अगर मैं माँ बकिया जो है, बकिया जो है वो मयूरत पे पूरा तकसीम हो रहा है तो फबिहा। अगर पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तवाफुक या तदाखुल की निस्बत है, तो मयूरत के वफक को मल्ला युरत की मखरज यानी असल मसला में जर देंगे। और फिर मल्ला युरत के सहम में जर देंगे। और फिर माँ बकिया के सहम में जर देंगे। अगर तबायुन की निस्बत है, तो फिर मयूरत को जर देंगे मल्ला युरत के मखरज में या असल मसला में, या फिर उसके बाद मल्लायुरत के साहब में जर देंगे और फिर माबकी में जर देंगे। ये तीन सूरतें हो गई, ठीक है। अब चौथी सूरत, ये थोड़ी तफसील तलब है। ये तफसील तलब है, इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। वरसा मुख्तलिफुल जिन्स है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? वरसा मुत्तहिदुल जिन्स थे। वरसा क्या थे? मुत्तहिदुल जिन्स। अब वरसा मुख्तलिफुल जिन्स है। जौजैन में से कोई एक हो, जौजैन में से कोई एक हो, और वरसा क्या हो? मुख्तलिफुल जिन्स। और वरसा क्या हो? मुख्तलिफुल जिन्स हो। तो सबसे पहला उसूल जो हो, वो सब जगह ही अप्लाई होगा कि अहदुज़ौजैन की
फर्ज के मखरज से मसला बनेगा। ये तो हर जगह अप्लाई होगा। फिर उसके बाद दो सूरतें पेश आएंगी। उसके बाद क्या बनेगी? दो सूरतें पेश आएंगी। तीसरे में तो हमने पढ़ा था कि तीन सूरतें पेश आएंगी। तीसरे में हमने क्या पढ़ा था कि तीन सूरतें पेश आएंगी। और चौथे में हमने पढ़ लिया कि दो सूरतें पेश आएंगी। दो सूरतें पेश आएंगी। नंबर एक, अहदुज़्ज़ौजैन को हिस्सा देने के बाद बकिया मय्युरत के मसले पे पूरा तकसीम होता हो। नंबर तीन में मय्युरत का मसला नहीं था, मय्युरत था। यहाँ पे मय्युरत का मसला आ गया। यहाँ पे क्या है? मय्युरत का मसला आ गया। ये मसले की भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मैयत को जरा लंबा कर देते हैं। जौजा है, चार जद्दात है, और छह खैफी बहनें हैं। जौजा को क्या मिलेगा? जौजा को रुबो, और जद्दाद को क्या मिलेगा? सुदुस। कैफी बहनों को क्या मिलेगा? सुलुस। रुबो आ जाए और बकिया में से कोई भी आ जाए, मसला किससे बनता है? 12। 12 का रुबो 3, और 12 का सुदुस 2। 12 का सुदुस 2, और 12 का सुलुस कितना बनता है? 4। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, फिटिंग खराब हो गई इसकी है। 12 का सुलुस क्या है? 4। ठीक है, 4 और 2 6, और 3 9। 6 और 3 कितने हो गए? 9। मसला 12 है और सिहाम कम हो गया, तो मसला रद्द दिया है। तो हमने पहला उसूल क्या पढ़ा है? इसमें क्या करना होता है? अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से बना मसला बनेगा। अहदुज़्ज़ौजैन क्या है? यहाँ पे जौजा है। जौजा का हिस्सा क्या है? रुबो। रुबो का मखरज 4 है। 4 से हमने मसला बना लिया। 4 से मसला बना लिया। तो अहदुज़्ज़ौजैन को हिस्सा दे दिया। सबसे पहला काम, 4 का रुबो क्या बनता है? 1, हमने दे दिया उसको। 4 का रुबो क्या बना? 1, हमने वो दे दिया। बाकी कितना बचा? यहाँ पे हमने लिख लिया। बाकी कितना बचा? हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मयूरत का मसला हमने मालूम करना। हमने क्या करना है? ये मयूरत का मसला, ये जो है मयूरत है। 4 जद्दात और 6 खैफी बहनें, ये क्या है? मयूरत है। यहाँ पे साइड पे मैंने अलग से मसला लिखा है इनका। मयूरत का मसला देखें। मयूरत का मसला कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मली जो मसला हम हल करते हैं उसी तरह होता है। अब यहाँ पे देखिए, 4 जद्दाद लिख लिए, 6 खैफी बहनें लिखे, सुदुस और सुलुस ये मिला था ना। अब हमने अलग से ही मसला हल करना होता है। इसको हमने क्या करना होता है? अलग से मसला हल करना होता है। सुदुस 6 से मसला बना लेंगे। ठीक है, 6 का सुदुस क्या है? 1 है, और सुलुस क्या है? 6 का 2 है। 2 और 1 कितना बना? 3। 2 और 1 क्या बना? 3। अब यहाँ पे फिर वही रद का मसला आ गया। यहाँ पे भी रद का मसला आ रहा है। ठीक है, ये मसला क्या हो गया? रद्दिया हो गया। रद्दिया में हमने पढ़ा था कि अहदुज़्ज़ौजैन ना हो और वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स हो। अहदुज़्ज़ौजैन ना हो, वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स हो, तो फिर हमने क्या करना होता है? जितने सियाम होते हैं उससे मसला बनाया जाता है। सियाम यहाँ पे 3 है। सियाम यहाँ पे क्या है? 3 है। मसला किससे बना लिया? 3 से। मसला किससे बना लिया? 3 से। तो मयूरत का मसला क्या हो गया? 3 हो गया। मयूरत का मसला हमारे पास क्या है? 3 है। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक मुझे बात बता दी, समझ आ गई कि नहीं? मयूरत का मसला क्या है? 3 है। तो हमने क्या किया? अहदुज़्ज़ौजैन को हिस्सा देने के बाद बकिया मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम होगा। यहाँ पे बाकी क्या था? 3 था। मयूरत का मसला भी 3 है, उस पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। तो सब यहाँ किसी काम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये मयूरत का मसला यहाँ पे लिख लिया। एक, ये जद्दाद का के हिस्से में आ रहा था। दो जो है, ये खैफी बहनों के हिस्से में आता है, ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक रद का उसूल मुकम्मल हो गया। यहाँ तक रद का उसूल क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। रद की बात यहाँ तक क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। अब तशरीह की बात शुरू होगी। देखिए,
یہ ایک جو ہے زوجہ پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے، یہ ایک جو ہے چار جداد پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، یہ دو جو ہے، یہ جو ہے چھ اس پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، یہ دو جو ہے یہ پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ دو طائفوں میں، دو فریق میں کسر آ گیا، جدات میں اور طائفی بہنوں میں۔ تو تصحیح قسم ثانی کے اصول اپلائی ہوں گے۔ تصحیح قسم ثانی میں پہلا کام ہم کیا کرتے تھے، عدد رؤوس میں اور سہام میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ چار اور ایک کے درمیان تباین کی نسبت ہے تو چار کو ہی لے لیا، چھ اور دو کے درمیان توافق کی نسبت ہے یا تداخل کی نسبت ہے، بلکہ توافق کی تداخل کی نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھ کا وافق لے لیا، چھ کا وافق کیا بنتا ہے، چھ دونی تین، تین لے لیا، ٹھیک۔ یہ پہلا کام کر لیا۔ اب عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے، تین اور چار، یہ دو عدد رؤوس ہمارے پاس آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنی، تباین کی ہے، تو ہم نے ضرب دیا، تین کو چار کے ضرب دے دیا، 12 ہو گیا، 12 کو ہم نے مضروب بنا لیا، 12 کو ہم نے کیا کر دیا، مضروب بنا لیا، 12 ایکم 12، 12 ایکم 12، 12 دنی 24، تو 24 کو ہم نے 6 پہ تقسیم کر لیا، کیا جواب آتا ہے، 4 آتا ہے نا۔ تو ہر خیفی بہن کا حصہ کیا ہوگا، 4، 12 کو 4 پہ تقسیم کر دیا، ہر ایک کا حصہ کیا آئے گا، 3، ہر ایک کا حصہ کیا آ گیا، 3 آ گیا۔ تو یہاں پہ رد بھی ہم نے اپلائی کیا اور تصحیح بھی ہم نے کر لی۔ پہلے رد کے اصول کو اپلائی کرنا ہے، پھر اس کے بعد تصحیح کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ احد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد بقیہ میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہو رہا تھا۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ بقیہ جو ہے میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم نہیں ہوگا، بقیہ جو ہے میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم نہیں ہوگا۔ تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے، یہاں پہ پہلے لکھا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم نہ ہو رہا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے، پہلا کام کرنا ہے، میورت کے مسئلے کو ملا یورت کے مخرج یعنی اصل میں زر دیں گے۔ میورت کے مسئلے کو کس میں زر دینا ہے، اصل مسئلہ میں زر دینا ہے۔ پھر دوسرا، ملا یورت کے سہم کو، ملا یورت کے سہم کو میورت کے مسئلے میں زر دینا ہے، اور پھر ما بقی کو میورت کے سیام میں زر دیں گے، ما بقی کو میورت کے سیام میں زر دیں گے۔ اب اس کو ذرا حل کر لیتے ہیں، یہ میت ہے، ٹھیک ہے، 4 زوجات، 9 بنات، 6 جدات۔ زوجات کو کیا ملے گا، ثمن، بنات کو ثلثان، جدات کو سدس، جدات کو سدس۔ مسئلہ کس سے بنا، 24 سے، مسئلہ 24 سے۔ 24 کا ثمن 3، ثلثان 16، سدس 4، 4 اور 6 20، 20 اور 3 23، باقی ایک بچ گیا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ زیادہ سہام کا مسئلہ ردیہ ہو گیا۔ تو جب مسئلہ ردیہ ہو جاتا ہے تو 4 اصول ہم نے پڑھے، پہلے 2 اصول اپلائی نہیں ہوں گے، تیسرا اصول بھی اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ تیسرے اصول میں ہم نے پڑھا زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور وہ رسا متحد الجنس ہو، یہاں پہ وہ رسا مختلف الجنس ہے، تو چوتھا اصول اپلائی ہوگا۔ کون سا اصول اپلائی ہوگا، چوتھا اصول۔ اور چوتھے اصول میں ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ احد الزوجین کا جو فرض ہے اس کے مخرج سے ہم نے مسئلہ بنانا ہے۔ یہاں پہ زوجات کا فرض کیا ہے، سمن ہے، سمن کا مخرج 8 ہے، 8 سے ہم نے مسئلہ بنا لیا، 8 سے ہم نے کیا کر دیا، مسئلہ بنا لیا۔ تو زوجات کو اس کا حصہ دے دیا، 8 کا سمن کیا ہوتا ہے، 1 ہم نے دے دیا، مابقی کیا بچا، 7، مابقی کیا بچا، 7، اس کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ اب یہ جو میورد ہے، یہ میورد ہے، اس کا الگ سے ہم نے مسئلہ بنانا ہے۔ میورد جو ہے اس کا الگ سے مسئلہ بنانا، یہاں پہ سیٹ سیٹ میں میں نے 9 بنات اور 6 جدات ہے، بنات کو ثلثان اور سدس، مسئلہ 6 سے بنا، 6 کا ثلثان 4 ہے، وہ دے دیا، سدس 1 ہے، تو یہاں پہ پھر رد کا اصول اپلائی ہو رہا ہے۔
वरासत का कौन सा उसूल? दूसरा उसूल, अहदुज़्ज़ौजैन न हो, वरासा मुख्तलिफुल जिन्स हो। वरासा क्या है? मुख्तलिफ जिन्स है, बेटी अलग जिन्स है, दादियां अलग जिन्स है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सियाम जितने होंगे उससे मसाला बनता है। तो सियाम हमारे पास पांच है, तो पांच से मसाला बन गया। तो मयूरत का मसाला यहाँ पे क्या है? पांच। मयूरत का मसाला क्या है? पांच है। तो माँ बाकी कितना था? सात। तो हमने पढ़ा कि अहदुज़्ज़ौजैन को उसका हिस्सा दे दिया, अहदुज़्ज़ौजैन को उसका हिस्सा दे दिया एक, बाकी कितना बचा? सात। तो अगर माबकी मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम ना हो रहा हो, जैसे यहाँ पे है सात, मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो क्या करना है? मयूरत के मसले को असल मसला में जरूर देंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने, मयूरत का मसला क्या था? पांच। उसको हमने किस में जर दे दिया? मल्ला यूरत के मखरज में या असल मसला में, आठ में जर दे दिया। पांच को आठ के साथ जर दे दिया, 40 बन गया, 40। और फिर मसला मयूरत को, मसला मयूरत को मल्ला यूरत के साम में जर देंगे। पांच को मल्ला यूरत का साम क्या है? एक है, इसमें जर दे दिया, पांच एकम पांच, ठीक है। और ये जो ये यहाँ पे साइड पे चार एक हमने लिखे थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मयूरत के सियाम है, ये क्या है? मयूरत के सियाम है। फिर माबकी को मयूरत के सियाम में जर देंगे। माबकिया क्या था? सात था, सात को चार में जर दे दिया, सात चौके 28, सात एकम सात, सात एकम सात। दोबारा मैं बता लेता हूँ। पहला काम हमने क्या किया? अहदुज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा दे दिया, अहदुज़्ज़ौजैन को क्या कर दिया? हिस्सा दे दिया। यहाँ पे देखिए एक हमने हिस्सा दे दिया। माँ बकी जो है, माँ बकी सात है, और मयूरत का मसाला पांच है। माँ बकी मयूरत पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, मयूरत के मसले पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो हमने क्या कर दिया? मयूरत के मसले को असल मसला में जर दिया। मयूरत का मसला पांच है, आठ के साथ जर दे दिया, 40 बन गया, ठीक है। फिर मयूरत के मसले को मल्ला यूरत के साम में जर दिया। मयूरत का मसला पांच है, मयूरत का साम एक है, उसमें जर दे दिया, पांच एकम पांच। और फिर माँ बकी को, माँ बकी को मयूरत के सियाम में जर दिया, सात चूंकि 28, सात एकम सात। यहां तक रद्द मुकम्मल हो गया, यहां तक क्या हो गया? रद्द मुकम्मल हो गया। की जरूरत पड़ रही है हमें, देखिए ये चार जवजात है, उनका हिस्सा क्या है? पांच। ये पूरा तकसीम नहीं हो रहा है इस पे। इसी तरह नौ बनात है, नौ क्या है? बनात है, उनका हिस्सा 28 है, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। जद्दात है, उनका हिस्सा सात है, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो ये तस्हीह किस्म सानी के उसूल अप्लाई होंगे। यहाँ पे क्या अप्लाई होंगे? तस्हीह किस्म सानी के उसूल। तस्हीह किस्म सानी में पहला काम हमने क्या करना होता है? अदद रूस और सियाम में निस्बत देखनी होती है। चार और पांच में निस्बत देखी तो तबायुन की निस्बत है, चार को हमने यहाँ पे नीचे महफूज कर लिया, ठीक है। नौ और 28 में क्या निस्बत है? तबायुन की, तो नौ को हमने महफूज कर लिया, नौ को हमने क्या कर लिया? महफूज कर लिया। छह और सात में तबायुन की निस्बत है, तो हमने क्या कर लिया? छह को महफूज कर लिया। ये पहला काम। दूसरा काम आदत रूस की आपस में निस्बत देखनी है। छह और नौ में हमने निस्बत देख ली, तो तबायुन की, तवाफुक की निस्बत है। दरमियान में तीसरा आदत क्या है? तीन है, तीन दोनों को तकसीम कर रहा है। छह को तीन पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा? दो। तो छह का वफक दो है। नौ को तीन पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा? तीन। तो नौ तीन का वफक है। दो को नौ के साथ हम जर देंगे तब भी 18 बनता है, अगर तीन को छह के साथ जर देंगे तब भी 18 जवाब आएगा, ठीक है। अब ये चार को ऊपर लेके गए, चार और 18 के दरमियान निस्बत देखी, तो इसमें भी तवाफुक की निस्बत है। 18 को दो पे तकसीम करेंगे, नौ जवाब आएगा। चार को दो पे तकसीम करेंगे, दो जवाब आएगा। अब एक के वफक को दूसरे में जर देंगे, दो को 18 में जर देंगे, 36 बनता है। नौ को चार में जर देंगे तब भी 36 बनता है। 36 को हमने मजरूब बना लिया, 36 को हमने क्या कर दिया? मजरूब बना लिया। 36 को यहाँ पे 40 में जर दे दिया, तो 1440 बनता है, 1440।
40 बनता है। फिर 36 को यहाँ पे 5 में जर दे दिया, 180 बन गया। 28 में जर दे दिया, 1008 बन जाएगा। 7 में जर देंगे, 252 बन जाएंगे, 252 बन जाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई। अब ये 180 को 4 पे तकसीम कर देंगे, हर बीवी का हिस्सा 45 आएगा। हर बीवी का हिस्सा क्या आएगा? 45। 1008 को 9 पे तकसीम करें, 1008 को 9 बेटियों पे तकसीम कर दिया, तो हर एक बेटी का हिस्सा क्या आएगा? 112। 252 को तकसीम कर दिए 6 जद्दाद पे, हर एक जद्दे का हिस्सा क्या आएगा? 42। हर एक जद्दे का हिस्सा क्या आएगा? 42 आएगा। तो यहाँ पे हमने रत को भी अप्लाई कर लिया, रत के उसूल को भी अप्लाई कर लिया, और तस्हीह के उसूल को भी अप्लाई कर लिया। बात समझ आ गई कि नहीं? रत का उसूल तो आसान है, रत का उसूल तो यहाँ तक हो गया, रत का उसूल यहाँ तक ऊपर हो गया। ये बाद में तस्हीह को हमने अप्लाई किया। रत का उसूल तो आप लोगों को पहले समझा लिया, फिर उसके बाद तस्हीह को हमने अप्लाई किया। तस्हीह वो तो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। जी जरा मुझे बता दें कि समझ आ गई यहाँ तक कि नहीं। जी तो इसको आप लोग जो है, ये रत के जो 4 उसूल है, ये कम अज कम 2-3 मरतबा आप हल कर लें, बिलखुसूस उसूल नंबर 3 और उसूल नंबर 4। इसको कम अज कम 3-4 मरतबा आप अपनी कॉपी में हल कर लें, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको क्या होगी? समझ आ जाएगी। तो ये रद्द के हवाले से आप लोगों को पढ़ा दिया। कल फिर इंशाल्लाह मुनासिखे के बारे में पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह किसके बारे में पढ़ेंगे? मुनासिखे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मुनासिखा जो है वो तस्हीह और रद्द का मजमुआ है। तस्हीह और रद्द का मजमुआ है। उसमें होता क्या है, मैं मुख्तसरन आप लोगों को बता दूं कि मसलन अहमद का इंतकाल हो गया। अब वो उसके 3 बेटे थे, विरासत तकसीम नहीं की, विरासत तकसीम नहीं की। अब एक बेटे का भी इंतकाल हो गया, दूसरे बेटे का भी इंतकाल हो गया, तीसरे बेटे का भी इंतकाल हो गया। अब पोते उनके आ गए, उन्होंने भी विरासत तकसीम नहीं की। और फिर पड़ पोते आ गए, पड़ पोते अब चाहते हैं कि वो हमारे परदादा की विरासत जो है वो तकसीम नहीं हुई, अब हमने क्या करनी है? तकसीम करनी है। तो अब इसकी तकसीम करने का तरीका क्या है, किस तरतीब से हम तकसीम करेंगे? तो उसके लिए मुनासिखे की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो परदादा है, जिसका पहले इंतकाल हो गया, आ, उसकी विरासत तकसीम करेंगे, मैयत बना लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जिसका इंतकाल हो गया, उसकी विरासत तकसीम करेंगे। पहले मैयत को मैयत अव्वल कहेंगे, या पहला मसला कहेंगे, दूसरे को दूसरा मसला कहेंगे। फिर उनके दरमियान निस्बत देखनी होती है। इस तरीके से हमने हल करना होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कल उसको हल करेंगे। तो अभी जितना हमने पढ़ा है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जी बनात के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। वैसे ये मुनासखा होता है नॉर्मली, जब विरासत के मसाइल हम पढ़ते हैं, तो ये एक इम्तिहान होता है। ये क्या है? अभी तक जितने इसबाक आप लोगों ने पढ़े हैं, ये आप लोगों के लिए इम्तिहान है कि आप लोग हल कर सकते हैं या नहीं हल कर सकते। ये गोया कि एक इम्तिहान है आप लोगों के लिए।